नमस्कार और बिहारी एग्जाम स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाली हैं जहां भारत का भविष्य तय हो रहा था। हम गहराई से समझेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन और उनके बीच चले वर्चस्व के संघर्ष को। और आज हमारा खास ध्यान रहेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। पिछले अध्याय में हमने पुर्तगालियों और डचों के आने की कहानी समझी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फ्रांसीसियों के सफर को देखेंगे। वे भारत क्यों आए, यहाँ उन्होंने क्या करने की कोशिश की, और सबसे बड़ा सवाल, अंग्रेजों के सामने वो टिक क्यों नहीं पाए। देखिए, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे बड़े इम्तिहानों का पैटर्न वो बदल रहा है। अब सिर्फ वन लाइनर फैक्ट्स रटने या कोई एक वन शॉट वीडियो देख लेने से उससे बात नहीं बनती। इतिहास की गहरी समझ, घटनाओं के पीछे के कारण, उनके नतीजे, ये सब समझना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो ये चैनल बिहारी एग्जाम स्टडी आपकी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। चलिए आज फ्रांसीसियों की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और कहानी शुरू करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि फ्रांसीसी मैदान में थोड़े देर से उतरे थे। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज उनसे पहले भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे। और एक और बड़ी बात, फ्रांसीसी कंपनी का मिजाज वो बाकियों से अलग था। ये सीधे सीधे फ्रांस की सरकार के अधीन थी, लगभग एक सरकारी विभाग की तरह। इस बात का उनके प्रदर्शन और आखिरकार उनकी किस्मत पर बहुत गहरा असर पड़ा। अच्छा, तो ये सरकारी कंपनी बनी कैसे? हमारे स्रोतों में जिक्र है कि ये भी व्यापार के इरादे से ही बनी थी, जैसे बाकी यूरोपियन कंपनियां थीं। हाँ, इरादा तो व्यापार का ही था, लेकिन पहल सरकार की तरफ से हुई। फ्रांस के उस वक्त के मशहूर शासक थे लुई 14वें और उनके काबिल मंत्री थे कोलबर्ट। उन्हीं की कोशिशों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉम्पैन des Indes ओरिएंटाल्स, उसकी स्थापना हुई। जैसा मैंने कहा, ये पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में थी, सरकारी पैसे से बनी थी और इसके डायरेक्टर भी राजा ही चुनते थे। तो बनने के बाद ये भारत कब पहुंचे? सुना है इसमें भी थोड़ी देर हुई। हाँ, देर हुई। 17वीं सदी के शुरुआती 50-60 साल तो वे मेडागास्कर जैसे इलाकों में ही उलझे रहे। आखिरकार 1667 में फ्रांसिस कैरो नाम के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक दल भारत पहुंचा और 1668 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री या कहें कि व्यापारिक कोठी स्थापित की। याद रहे, सूरत उस जमाने में पश्चिमी तट का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसके अगले ही साल 1669 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री खोल ली। और पौंडीचेरी, ये नाम तो फ्रांसीसियों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। पौंडीचेरी की कहानी थोड़ी अलग है। 1673 में एक और फ्रांसीसी अधिकारी फ्रैंको मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के स्थानीय सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव हासिल किया, जिसे आज हम पुदुचेरी या पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। मार्टिन ने ही इसे एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बस्ती के रूप में विकसित किया। हालांकि बीच में एक झटका लगा जब 1693 में डचों ने इस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, डचों ने कब्जा कर लिया था। हाँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। 1697 में रिजविक की संधि हुई यूरोप में और पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। बाद में उन्होंने बंगाल के मुगल सूबेदार से चंद्रनगर भी हासिल कर लिया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। हमने पढ़ा है कि शुरुआती सालों में कंपनी पैसे की तंगी से जूझ रही थी। एकदम सही। सरकारी कंपनी होने के अपने नुकसान थे। नौकरशाही हावी थी, फैसले लेने में देर लगती थी और पैसा भी सरकार की मर्जी पर निर्भर था। लेकिन 1720 के दशक में कंपनी को फिर से संगठित किया गया, जिससे हालात कुछ सुधरे। इसी दौर में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1721 में हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप पर कब्जा किया। मॉरिशस पर? ये तो काफी अहम रहा होगा नौसेना के लिए। हाँ, ये एक रणनीतिक जीत थी क्योंकि इससे उनकी नौसैनिक ताकत बढ़ी। फिर 1725 में मालाबार तट पर माहे और 1739 में कोरोमंडल तट पर करिकल पर नियंत्रण स्थापित किया। अब उनके इरादे सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं लग रहे थे। यहीं पे वो सरकारी नियंत्रण वाली बात फिर से अहम हो जाती है ना? अंग्रेजी कंपनी तो प्राइवेट थी। हाँ, और ये फर्क बहुत बड़ा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। उसके निवेशक मुनाफे के लिए काम करते थे, फैसले जल्दी होते थे और कंपनी को काफी हद तक स्वायत्तता हासिल थी। वो ज्यादा लचीले थे, ज्यादा प्रेरित थे। इसके उलट फ्रांसीसी कंपनी सरकारी लाल फीताशाही में फंसी रहती थी। राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा थी। पैसों की कमी भी दिक्कत देती होगी। हाँ, पैसों की कमी भी अक्सर आड़े आती थी। एक आंकड़ा इस फर्क को साफ दिखाता है।
1736 से 1756 के बीच, यानी कर्नाटक युद्धों से ठीक पहले के 20 सालों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा व्यापार किया। सोचिए कितना बड़ा अंतर था ये। ये तो साफ है कि अंग्रेजों के पास शुरुआत से ही एक मजबूत आर्थिक और सांगठनिक बढ़त थी, और शायद यही बढ़त आगे चलकर निर्णायक साबित हुई। चलिए अब कहानी की सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की सीधी टक्कर, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। 18वीं सदी शुरू होते होते पुर्तगाली और डच लगभग दौड़ से बाहर हो चुके थे। अब भारत में यूरोपीय शक्तियों में वर्चस्व की लड़ाई मुख्य रूप से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सिमट गई थी, और इस लड़ाई का मैदान बना दक्षिण भारत का कर्नाटक क्षेत्र। बिल्कुल। कर्नाटक उस समय मुगल साम्राज्य के ढक्कन सूबे का एक हिस्सा था, लेकिन व्यवहार में लगभग आजाद हो चुका था। यहां अंग्रेजों का केंद्र मद्रास था और फ्रांसीसियों का पंडिचेरी। इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच अगले 20 सालों में 3 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ये सिर्फ मसालों या कपड़ों के व्यापार पर कब्जे की लड़ाई नहीं थी, ये भारत में राजनीतिक सत्ता और प्रभाव जमाने की लड़ाई थी। तो पहले कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 से शुरू करते हैं। इसकी चिंगारी कहाँ से भड़की? क्या ये भारत में शुरू हुई? नहीं, इसकी जड़ें भारत में नहीं, यूरोप में थी। उस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। जैसे ही वहां लड़ाई शुरू हुई, उसकी आंच भारत तक पहुंच गई। यहां भी दोनों कंपनियों के अधिकारी लड़ने पर उतारू हो गए। 1746 में पौंडीचेरी के महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, हम डुप्ले कहेंगे, उसने एक बड़ा दांव खेला। उसने मॉरिशस से नौसैनिक मदद बुलाकर अंग्रेजों के महत्वपूर्ण गढ़ मद्रास पर कब्जा कर लिया। डुप्ले, हाँ, ये नाम वाकई बार बार आ रहा है। मद्रास पर कब्जा तो फ्रांसीसियों के लिए बड़ी जीत रही होगी उस समय। हाँ, फौरी तौर पर तो थी, लेकिन इसी युद्ध के दौरान एक और छोटी सी पर बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, सेंट थोमे की लड़ाई। इसे अड्यार नदी के किनारे हुई लड़ाई भी कहते हैं। इसमें हुआ ये कि फ्रांसीसी सेना की एक बहुत छोटी सी टुकड़ी ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की एक विशाल पारंपरिक भारतीय सेना को आसानी से हरा दिया। अच्छा, छोटी सी टुकड़ी ने हरा दिया। हाँ, युद्ध का अंत तो खैर यूरोप में हुई संधि एक्स ला शापिल 1748 से हुआ, जिसके तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया और बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में कुछ इलाके मिले। तो सतह पर लगा कि सब पहले जैसा हो गया। लेकिन सेंट थोमे की लड़ाई का जिक्र आपने किया, उसका क्या महत्व था फिर? यहाँ कुछ सीखने वाली बात है क्या, एग्जाम्स के लिए भी? बहुत बड़ी बात, और हाँ, समझने के लिहाज से बहुत अहम है। सेंट थोमे की लड़ाई ने एक चीज शीशे की तरह साफ कर दी। यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित, अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना भले ही संख्या में बहुत कम हो, भारतीय शासकों की बड़ी बड़ी लेकिन पारंपरिक और अनुशासनहीन सेनाओं पर कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसने भारतीय रजवाड़ों की सैन्य कमजोरी को उजागर कर दिया। और डुप्ले जैसा शातिर दिमाग इस मौके को कैसे छूटा? उसने क्या सबक लिया इससे? डुप्ले ने तुरंत इस अनुभव से एक नई, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी नीति बना ली। उसने समझ लिया कि भारतीय राजा नवाब आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्यों ना उनके झगड़ों में दखल दिया जाए। अपनी बेहतर फौजी ताकत के दम पर किसी एक पक्ष का साथ देकर उसे जितवाया जाए और बदले में उससे व्यापारिक रियायतें, पैसा और यहां तक कि जमीन भी हासिल की जाए। अच्छा, तो यहीं से वो शुरुआत हुई जिसे हम फूट डालो और राज करो कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा इस नीति की असली सोची समझी शुरुआत यहीं से हुई। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। तो क्या इसी नीति के चलते दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-1754 शुरू हुआ? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि ये लड़ाई सीधे यूरोप से नहीं जुड़ी थी। हाँ, काफी हद तक। ये युद्ध पूरी तरह से भारतीय जमीन पर भारतीय उत्तराधिकार के झगड़ों की वजह से लड़ा गया। हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब दोनों की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए दावेदारों में लड़ाई छिड़ गई। डुप्ले ने बड़ी होशियारी से हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का पक्ष लिया। और अंग्रेज वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने इसका जवाब दिया नासिर जंग हैदराबाद और अनवरुद्दीन कर्नाटक, बाद में उसके बेटे मोहम्मद अली का साथ देकर। अब भारतीय शहजादे अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन असल में ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की प्रॉक्सी वॉर बन गई थी। मतलब भारतीय शासकों की लड़ाई में यूरोपीय कंपनियां अपनी ताकत आजमा रही थीं। नतीजा क्या रहा शुरू में, किसके पक्ष में? शुरुआत में डुप्ले का पलड़ा भारी रहा।
1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसी समर्थन से चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन को मार दिया। मुजफ्फर जंग भी हैदराबाद में निजाम बन गया। डुप्ले का प्रभाव अपने चरम पर था। ऐसा लगने लगा था कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसी झंडा लहराएगा। लेकिन तभी अंग्रेजों की तरफ से एक नया सितारा उभरा, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव, अंग्रेजों का वो तुरुप का इक्का जिसने खेल पलट दिया। उसने क्या किया, क्या अलग किया? 1751 में जब चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना त्रिचनापल्ली, तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली को घेरने में लगी हुई थी, क्लाइव ने, जो उस समय एक क्लर्क से अफसर बना था, एक बेहद साहसिक योजना बनाई। उसने सिर्फ 210 सैनिकों के साथ अचानक कर्नाटक की राजधानी आरकॉट पर हमला करके कब्जा कर लिया। सिर्फ 210 सैनिकों से राजधानी पर कब्जा? हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने फ्रांसीसियों को त्रिचनापल्ली का घेरा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आरकोट का 53 दिनों तक चला घेरा और उसे बचाने में क्लाइव की सफलता ने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। और इसी उथल-पुथल के बीच डुप्ले के साथ क्या हुआ? सुना है उसे वापस बुला लिया गया था, ये सच है? हाँ, और ये फ्रांसीसियों के लिए शायद सबसे बड़ा झटका था। 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। लेकिन क्यों, जब वो इतना सफल हो रहा था? इसके कई कारण बताए जाते हैं। युद्ध का बढ़ता खर्च, अंग्रेजों के साथ शांति की इच्छा, शायद डुप्ले की बढ़ती ताकत से पेरिस में बैठे डायरेक्टरों को जलन भी हो रही थी, कौन जाने। उसकी जगह गॉडेहू नाम के अधिकारी को भेजा गया, जिसने आते ही 1755 में अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि कर ली। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे भारतीय रजवाड़ों के झगड़ों में दखल नहीं देंगे और जीते हुए इलाके लौटा देंगे। पर ये शांति तो टिकने वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये शांति सिर्फ नाम की थी। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि डुप्ले को उस निर्णायक मोड़ पर वापस बुलाना फ्रांस की भारत में सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। तो 2 युद्ध हो चुके थे, पलड़ा कभी इधर कभी उधर झुक रहा था। अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 पर। इसने तो सब कुछ तय कर दिया होगा। बिल्कुल, ये युद्ध भी यूरोप में शुरू हुए एक बड़े संघर्ष, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 का ही हिस्सा था। एक बार फिर ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भिड़े तो भारत में भी उनकी तलवारें खींच गईं। इस बार फ्रांसीसी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ काउंट डी लाली नाम के सेनापति को एक बड़ी सेना और नौसैनिक बेड़े के साथ भेजा। इरादा था भारत से अंग्रेजों का सफाया करना। लाली ने आते ही कुछ कामयाबी हासिल की, कुछ जीता उसने? हाँ, शुरुआत अच्छी हुई। 1758 में लाली ने अंग्रेजों के एक और मजबूत किले फोर्ट सेंट डेविड, कुड्डालोर के पास पर कब्जा कर लिया। इससे फ्रांसीसियों के हौसले बुलंद हुए। लेकिन इसके बाद लाली ने कई गलतियां की। उसने तंजौर पर हमला किया लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने मद्रास का घेरा डाला लेकिन उसे भी जीत नहीं पाया। और वो हैदराबाद वाली गलती? हाँ, उसकी सबसे बड़ी गलती शायद ये थी कि उसने हैदराबाद से अनुभवी फ्रांसीसी अफसर बुस्सी को मदद के लिए वापस बुला लिया। इससे हैदराबाद में जो थोड़ा बहुत फ्रांसीसी प्रभाव बचा था वो भी खत्म हो गया। लाली का स्वभाव भी गुस्सैल और अड़ियल बताया जाता है, जिससे उसके अपने ही अफसर उससे खुश नहीं थे। और फिर आई वो लड़ाई जिसने फ्रांसीसियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, वॉन्डीवॉश की लड़ाई। ये नाम तो एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी तारीख और महत्व पर सवाल देखे गए हैं। एकदम सही कहा आपने। 22 जनवरी 1760 ये तारीख भारतीय इतिहास में निर्णायक है। तमिलनाडु के वांडीवाश नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली की सेनाओं के बीच सीधी टक्कर हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। खुद लाली को पीछे हटना पड़ा और बुस्सी को युद्धबंदी बना लिया गया। तो वांडीवॉश ने सब खत्म कर दिया? लगभग। वांडीवॉश की हार ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति की कमर तोड़ दी। वांडीवॉश के बाद क्या हुआ? क्या फ्रांसीसी पूरी तरह खत्म हो गए? हार का सिलसिला जारी रहा। 1761 में पौंडीचेरी ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। माहे और जिंजी के किले भी हाथ से निकल गए। युद्ध का औपचारिक अंत तो 1763 में पेरिस की संधि से हुआ, जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी, चंद्रनगर जैसी उनकी पुरानी बस्तियां वापस तो मिल गईं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि वे इन बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर सकते और न ही वहां सेना रख सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ व्यापार करो, राजनीति नहीं? हाँ, उन्हें सिर्फ और सिर्फ व्यापारी बनकर रहना था। इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। वे अंग्रेजों के अधीन बस कुछ छोटे व्यापारी केंद्रों तक सिमट कर रह गए। तो इन युद्धों में, खासकर हार जीत में,
डुप्ले और लाली जैसे व्यक्तियों की भूमिका बड़ी अहम रही। डुप्ले के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। वो किस तरह का प्रशासक और कूटनीतिज्ञ था? आखिर क्यों उसे इतना अहम माना जाता है? डुप्ले बिना शक एक बहुत काबिल और दूरदर्शी व्यक्ति था। 1741 में वो भारत में सभी फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर जनरल बना। जैसा हमने पहले बात की, वो पहला यूरोपीय था जिसने ये समझा कि भारत की राजनीतिक फूट का फायदा उठाकर यहाँ यूरोपीय साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। उसकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उसी ने सहायक संधि जैसी नीति की नींव रखी थी, जिसे बाद में लॉर्ड वेलेस्ली जैसे अंग्रेज गवर्नरों ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये कहना काफी हद तक सही है। ड्यूप्ले ने ही ये तरीका शुरू किया कि भारतीय शासकों को अपनी सेना किराए पर दो, उनकी तरफ से लड़ो और बदले में उनसे पैसा, इलाके और व्यापारिक अधिकार लो। फैक्टिकली उसने भारतीय शासकों को अपनी सेना के खर्च पर यूरोपियन नियंत्रण में लाने का मॉडल तैयार किया और अंग्रेजों ने बस उसे कॉपी कर लिया। कह सकते हैं कि क्लाइव और बाद के अंग्रेजों ने बस इसी मॉडल को ज्यादा बेरहमी और ज्यादा सफलता से लागू किया। तो फिर इतना काबिल आदमी असफल क्यों हुआ? क्या वजहें थीं? ड्यूप्ले की असफलता के पीछे कई चीजें थीं। एक तो वो शायद जरूरत से ज्यादा आशावादी था। कई बार उसने अपनी ताकत को ज्यादा और दुश्मन की ताकत को कम आंका। दूसरा, उसका अपने साथियों, खासकर नौसेना के अधिकारियों से तालमेल अक्सर बिगड़ जाता था। तीसरा और शायद सबसे अहम, उसे अपनी कंपनी के डायरेक्टरों और फ्रांस की सरकार से वो खुला समर्थन और संसाधन नहीं मिले जो क्लाइव जैसे लोगों को ब्रिटिश कंपनी और सरकार से मिलते थे। मतलब पेरिस से सपोर्ट नहीं मिला? उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और आखिरकार 1754 में उसे सबसे नाजुक मोड़ पर वापस बुला लेना तो आत्मघाती कदम साबित हुआ। तो अगर हम फ्रांसीसियों की पूरी हार के कारणों को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती है? हमने कंपनी के सरकारी ढर्रे और डुप्ले की वापसी की बात की, और क्या था? नेवी का जिक्र आया था पहले। हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर था अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत। ब्रिटेन की रॉयल नेवी उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना थी। समंदर पर कब्जा होने का मतलब था कि अंग्रेज आसानी से यूरोप से भारत तक सैनिक, हथियार, पैसा और रसद पहुंचा सकते थे। वे फ्रांसीसी जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट डाल सकते थे। फ्रांसीसी नौसेना इसके मुकाबले कमजोर थी और अक्सर निर्णायक मौकों पर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाती थी। और बंगाल पर अंग्रेजी कब्जे ने भी जरूर बड़ा रोल निभाया होगा प्लासी के बाद। बिल्कुल। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतना और फिर बंगाल के नवाब पर नियंत्रण स्थापित करना अंग्रेजों के लिए जैकपॉट लगने जैसा था। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। वहां से अंग्रेजों को बेहिसाब दौलत और संसाधन मिले। इसी पैसे के दम पर उन्होंने दक्षिण में फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फ्रांसीसियों के पास इस तरह का कोई मजबूत और अमीर बेस नहीं था जिससे वे लंबे युद्ध का खर्च उठा सकें। नेतृत्व का फर्क भी साफ दिख रहा है। एक तरफ क्लाइव, दूसरी तरफ। हाँ, अंग्रेजों के पास क्लाइव, आयरकूट, स्ट्रिंगर लॉरेंस जैसे कई काबिल और निर्णायक सोच वाले फौजी और राजनीतिक लीडर थे। वहीं फ्रांसीसियों ने डुप्ले जैसे विजनरी को वापस बुला लिया और लाली जैसा सेनापति भेजा जो बहादुर तो था पर रणनीतिक तौर पर अदूरदर्शी और अलोकप्रिय साबित हुआ। और यूरोप की राजनीति का असर वो कितना मायने रखता था? असर भारत में उसकी स्थिति पर पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार निर्णायक साबित हुई। फ्रांसीसी सरकार का ध्यान भी यूरोप पर ज्यादा रहता था, जबकि ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी कंपनी के विस्तार को ज्यादा तवज्जो और समर्थन दे रही थी। अच्छा, इन बड़ी शक्तियों के अलावा एक और छोटी यूरोपीय शक्ति का जिक्र है हमारे स्रोतों में, डेनिश यानी डेनमार्क वाले। उनका क्या रहा? वो भी थे क्या यहाँ? हाँ थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी। उन्होंने 1620 में तमिलनाडु में त्रांकेबार, जिसे अब तरंगमबाड़ी कहते हैं, और 1755 में बंगाल में सेरामपुर में अपनी बस्तियां बसाईं। लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही सीमित रहा। श्रीरामपुर तो व्यापार से ज्यादा अपनी प्रिंटिंग प्रेस और मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना गया। आखिरकार भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल हो गया और 1845 में उन्होंने अपनी सारी भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी और यहां से चले गए। तो मतलब मैदान में आखिर में अंग्रेज ही बचे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि फ्रांसीसियों ने कोशिश तो बहुत की, खासकर डुप्ले के नेतृत्व में, लेकिन आखिरकार अंग्रेज ही सफल हुए। अंग्रेजों की सफलता के पीछे क्या खास वजह रही, अगर हम उन्हें एक साथ देखें संक्षेप में? अंग्रेजों की सफलता कोई एक दिन या एक कारण से नहीं हुई। कई चीजें उनके पक्ष में गईं। पहला, उनकी कंपनी का प्राइवेट होना, ज्यादा लचीलापन, मुनाफे पर जोर, तेज फैसले। दूसरा, उनकी जबरदस्त नौसेना। तीसरा, ब्रिटेन में शुरू हो रही औद्योगिक क्रांति, जिससे उन्हें बेहतर तकनीक और आर्थिक मजबूती मिली। हालांकि इसका पूरा असर बाद में दिखा। और सरकार का रोल। हाँ। चौथा,
ब्रिटेन में एक स्थिर और तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावी सरकार का होना, जो कंपनी के हितों को समर्थन देती थी। पांचवां, बेहतर फौजी रणनीति, अनुशासन और क्लाइव जैसे निर्णायक नेताओं का मिलना। और छठा, लंदन का विकसित वित्तीय बाजार, जिससे कंपनी युद्धों के लिए आसानी से कर्ज जुटा सकती थी। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों को भारत में अपराजय बना दिया। तो संक्षेप में यही कहानी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जगह बनाने का एक गंभीर प्रयास किया। डुप्ले की कूटनीति ने तो एक समय अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे, लेकिन आखिरकार कंपनी की सरकारी बनावट, नौसेना की कमजोरी, अंग्रेजों के पास बंगाल जैसे बड़े संसाधन का आ जाना, बेहतर नेतृत्व और यूरोप की राजनीति का खेल, इन सब कारणों से वे हार गए। कर्नाटक युद्धों ने असल में भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाल दी, और ये समझना आप सभी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि ये युद्ध भारत के इतिहास के वो निर्णायक मोड़ थे जिन्होंने आने वाली 2 सदियों की तस्वीर तय कर दी। बिल्कुल सही। ये पूरा संघर्ष हमें यही सिखाता है कि 18वीं सदी में भारत में किसी यूरोपीय शक्ति की कामयाबी सिर्फ फौजी ताकत या व्यापारिक होशियारी पर निर्भर नहीं थी। उनकी कंपनी कैसे बनी थी, उनकी सरकार उन्हें कितना सपोर्ट करती थी, उनके पास पैसा कितना था, समंदर पर उनका कितना कंट्रोल था, ये सब बातें भी उतनी ही अहम थी। फ्रांसीसियों की हार ने अंग्रेजों के लिए मैदान पूरी तरह साफ कर दिया और भारत एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। क्या होता अगर 1760 में वॉन्डीवॉश का नतीजा उल्टा होता? या मान लीजिए फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को 1754 में वापस न बुलाती, क्या तब भारत का इतिहास कुछ और होता? फ्रांसीसी राज के तहत भारत कैसा दिखता? इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले सत्र में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना शिकंजा कसा और प्लासी के युद्ध के क्या मायने थे। तो जुड़े रहिए बिहारी एग्जाम स्टडी के साथ अपनी तैयारी को और धार देने के लिए। धन्यवाद।